वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद अवर सेकंड लॉ। आई होप आप सभी लोग फर्स्ट लॉ को देखकर ही अपनी तशरीफ यहाँ पर लेके आ रहे होंगे, बिकॉज इंटर रिलेटेड चीजें रहती हैं, काफी चीजें जो आपको उसी के बाद ही समझ में आएंगी। और बाकी उससे पहले क्या करा था, थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट आपने देख ही लिया होगा, उसके बारे में बात कर रखी है। 15 से 20 नंबर का सवाल आपके 2023-2024 के पेपर में थर्मोकेमिस्ट्री के ही थे, तो उसकी इंपॉर्टेंस तो मतलब पता ही लग जाती है हमें उन दोनों पेपर से ही, तो मतलब पढ़ने वाली चीज है। बाकी वन शॉट्स आप सभी को पता है अपलोडेड है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर उसको देखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। एग्जाम पास आ रहे हैं, पढ़ाई को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दीजिए और जो है क्या करिए, बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। लाइफ साइंस वाले दोस्तों को भेजिए, बार बार कह रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स लाइफ साइंस वाले दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा भेजिए। जितना आप भेज सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए उनकी वीडियोस, जो भी आपको दोस्त मिले उन सभी तक पहुंचाइए। पार्ट टू सेकंड लॉ का बिल्कुल अपलोड होगा, इसके बाद मतलब पार्ट टू ही होगा। उसमें क्या होगा, आई थिंक एक आध क्वेश्चन जो है कुछ थोड़ा सा पार्ट वन का भी है, मतलब पार्ट वन के 2-4 सवाल हैं वो रह गए हैं मेरे, तो वो मैं उसी में पार्ट टू में कवर कर लूंगा। वो थोड़ा छोटा होगा ना इसका सेकंड लॉ का पार्ट टू, तो उसमें ही वो और एक आध सवाल आपको जो है वो फर्स्ट लॉ से मिल जाएगा, जो मतलब रह गया है थोड़ा सा वर्क डन वगैरह की, आई थिंक डेरिवेशन वगैरह वाला था, तो वो आपका वहां पर कवर हो जाएगा। जब करना है तो मतलब सभी कुछ कराएंगे ना, तो वहां पर वो कवर हो जाएगा। फिर आपका क्या बचेगा, छोटा सा थर्ड लॉ, छोटा सा आपका डिकम वो वाला वेरिएबल कॉम्पोजिशन वाला। तो अब आपके पास ये लेक्चर आ रहा है जैसे कि 26 तारीख को, तो 27 को आपका सेकंड पार्ट इसका आ जाएगा, 28 को कोशिश करूंगा थर्ड लॉ, 29 को आपका तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक या तो इसको मैं होल्ड करके थर्ड लॉ और वेरिएबल वाले को अपना पी ब्लॉक को कंटिन्यू करके निपटा दूंगा, फिर थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, जैसा की बात चल रही थी करी थी कि 19वें ओवर में गेम खत्म करना है। एंड यस, वी आर ऑन ट्रैक कि जितनी पहले हो सके उतनी पहले गेम को हम निपटा रहे हैं। तो आई होप आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर अपना लेक्चर। शो दैट फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन डेल्टा जी बराबर डेल्टा। अब यार इसका मुझे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली किस तरीके से डेरिवेशन करो। एक तो यार सबसे आसान तरीका इसका दिखता है, ये डेल्टा एच डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसका फॉर्मूला। डेल्टा ए का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस, है ना, वही होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। एट आइसोथर्मल डेल्टा एच क्या होगा, जीरो होगा, और आइडियल गैस में डेल्टा यू क्या होगा, जीरो होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, जीरो जीरो बराबर हो जाएंगे। एक चीज ये, एक तरीका ये, बाकी ये बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा था। दूसरा तरीका है जो थोड़ा सा लंबा मुझे लग रहा है, वो कर लेंगे तो शायद बेटर है। डीजी बराबर, पीछे साइन थोड़ा, वीडीपी माइनस एसडीटी होता है, सर बिल्कुल होता है। डीए बराबर माइनस पीडीपी, है ना, माइनस टीवी माइनस पीडीपी माइनस एसडीटी होता है। जब आइसोथर्मल है तो डीटी बराबर जीरो, तो डीजी आ गया आपका वीडीपी के इक्वल, आंसर आ गया। और डीए आ गया माइनस पीडीपी के इक्वल। क्या ये बात समझ में आई, हाँ सर आ तो रही है। अब देखिएगा ध्यान से, क्या है ये, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। क्या मैं पीवी को कांस्टेंट के इक्वल बोल सकता हूँ अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं, बॉयल्स और आइडियल गैस भी। जरा डिफरेंशिएट मारिए, डी पीवी इज इक्वल टू डी के, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, इसका मारूंगा तो पीडीवी प्लस वीडीपी हो जाएगा या नहीं, सर बिल्कुल हो जाएगा। क्या मैं पीडीवी को यहाँ से वीडीपी के इक्वल लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ये लिखते ही आंसर हो, ये लिखते ही खत्म हो गया, इसकी जगह मैं वीडीपी लिख रहा हूँ, खत्म। तो डीएपी किसके इक्वल है, वीडीपी के। डीजीपी किसके इक्वल है, वीडीपी के। तो आप बोल दीजिए क्या, डीजी बराबर डी है, डीजी बराबर डी है। क्या करो, इंटीग्रेट कर दो बस, खत्म। जैसे इंटीग्रेट करोगे डेल्टा जी बराबर डेल्टा आ जाएगा। तो ये एक तरीका ये था। अब इससे पीछे जाना है तो इससे पीछे भी जा सकते हैं, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, इससे भी लगा सकते हैं। बट क्या फायदा, मतलब इतना पीछे पीछे जाकर। आई थिंक ये वाला फिर भी मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है थोड़ा ज्यादा। बाकी यार एक बार टीचर से जरूर पूछ लिएगा इसमें क्या अप्रोच लगाया जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब किस तरीके से लगाएं। एक तो 2 लाइन में, बाकी उस पर भी देखिएगा, मार्क्स वार्क्स पर डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का आपका ये पेपर आएगा उस हिसाब से। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस को प्रिडिक्ट करना है। आई थिंक ये भी रिपीटेड है, इसी से रिलेटेड एक सवाल आपके में जो मैंने दिखाया था ना, शायद शो दैट करके, या उसके आगे बस उन्होंने प्रूव दैट लगा दिया था, केएल कपूर का सेम सवाल है। तो मतलब रिपीटेड, और कितनी बार रिपीटेड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस सराउंडिंग आपको कंसिडर करना है, बट डेल्टा जी अलोन इज सफिशिएंट फॉर द सेम। एक ही आंसर है, सेम उसी प्रकार से आप आंसर करिएगा कि डेल्टा जी जो जीरो से, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो है, डेल्टा जी लेस देन जीरो है, उससे हमें क्या पता लगता है, प्रेडिक्ट करता है नेचर ऑफ स्पॉन्टेनिटी। और या फिर डेल्टा एस टोटल या फिर एस यूनिवर्स जो है वो ज्यादा हो उससे। और डेल्टा एस टोटल हमारे पास जो है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है, इतनी बात सबको पता है, सर बिल्कुल पता है। तो आप ये लिखिएगा कि यार डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग की दोनों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तब जाके हमें डेल्टा एस टोटल पता लगेगा, और तब हम बता सकते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है यानी क्या। ये बात सबको समझ में आई, हाँ सर बिल्कुल है। बट डेल्टा जी में ऐसा नहीं है, डेल्टा जी में हम सिस्टम से ही बता देंगे कि भाई क्या हो। और डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, डेल्टा सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम। तो एंथैल्पी और एंट्रोपी की मदद से
हम डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं सिस्टम की, और सिस्टम हमें पता लग जाएगा अगर डेल्टा सिस्टम लेस देन 0 तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज नहीं। समझ में आ गई? तो यहाँ पर एक काम ही हो जाएगा। अब कैसे होगा वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने बात करा कि डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू क्यू भी होता है, और अगर हमारी जो हीट है वो हो रही है बेसिकली रिवर्सिबल, इफ द हीट सिस्टम जितनी हीट गेन हो रही है उतनी ही हीट ट्रांसफर हो रही है, तो उसी को हम नेगेटिव बोल देंगे। क्यू सराउंडिंग क्या हो जाएगा? क्यू सराउंडिंग हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, जितनी हीट गेन गेन सिस्टम जो है हीट कहाँ से गेन करेगा? सराउंडिंग से। या फिर सिस्टम अगर हीट लॉस करेगा तो कहाँ करेगा? सराउंडिंग में। तो इसी वजह से बस आपने नेगेटिव का साइन लगा दिया है। गेन में पॉजिटिव होता है और लॉस में नेगेटिव होता है, तो इसी तरीके से बस नेगेटिव का साइन लगा दिया। फिर आप यहाँ देखेंगे डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू आपकी आंखों के सामने ये आ जाती है। जैसे ही आपके सामने आ जाती है वैल्यू तो आप बोलते हैं डेल्टा एस सिस्टम जो है क्या होता है? माइनस टी डेल्टा एस सराउंडिंग होता है। तो आप यहाँ पे डेल्टा जी में ये वैल्यू डालेंगे। टी डेल्टा एस सिस्टम तो आपका एज इट इज रहेगा, और आप क्या करेंगे? यहाँ सराउंडिंग है, यहाँ क्या है? सिस्टम है। क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है ना सभी को कि यहाँ पे जो सिस्टम है। डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू आपने क्या निकाली सर? आपने सिस्टम को जो है सराउंडिंग से किसी प्रकार रिलेट कर लिया हीट की मदद से, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आप एट द एंड बोल देंगे माइनस टी डेल्टा एस टोटल। तो वो क्या होता है? अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव, डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। तो यही आपको एक्सप्लेन करना होगा यहाँ पे। आप बता दीजिए कि देखो डेल्टा एस टोटल के लिए हमें चाहिए होते हैं दोनों लोग, बट उसके लिए नहीं चाहिए क्योंकि सिस्टम से ही काम हो रहा है सारा। और क्यों हो रहा है उसके लिए आप एक्सप्लेन कर दिएगा कि क्योंकि इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जो टी डेल्टा एस टोटल है ना इज नथिंग बट जस्ट इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। ये आप लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा कि डेल्टा एस टोटल जो है ना माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल ये हमारा इसके इक्वल है। बात समझ में आई सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से? सर बिल्कुल आ गई। ये सवाल था सर, ये था। सीपी ग्रेटर देन सीवी तो बात बहुत बार बात कर रखी। तो इसी तरीके से आपको कहानी थोड़ी सी लिखनी होगी। आप थोड़ा सा लंबा कर दिएगा, आपको पूरे नंबर आराम से मिल जाएंगे। बाकी 3 नंबर का सवाल होगा, हो जाएगा। एक्सप्लेन द टर्म एंट्रोपी बहुत बार बात कर रखी है, इसके बारे में कोई ऐसे जरूरत नहीं। सिग्निफिकेंस आप बता दिए कि क्या होता है। एंट्रोपी बढ़ने से जनरली हम क्या करते हैं? रैंडमनेस बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस बनती है। इस तरीके से आप कहानी लिख दीजिएगा। आपको मोलर एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है वाटर की एट दिस। अगर आपको H2O लिक्विड की तरह की H2O और उसकी, अच्छा तो आप क्या करिए सबसे पहले रिएक्शन लिख लीजिए। क्या आप सभी को पता है H2 प्लस हाफ O2 मिलके H2O लिक्विड बना लेते हैं? हाँ सर, वो दोनों गैस है, उसको की स्टेट नहीं लिख रहा। आपको डेल्टा एस निकालना है, मतलब आपको मोलर एंट्रोपी निकालनी है ऑफ द सिस्टम की। डेल्टा एस नॉट क्या आपको पता है? सिंपल इक्वल हो जाएगा डेल्टा, एडिशन कर दीजिए किसको? डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट को माइनस डेल्टा एस प्रोडक्ट को। खत्म। सॉरी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, सॉरी आई एम रियली सॉरी। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आप कर लीजिए। क्या आपको प्रोडक्ट की एंट्रोपी दे रखी है? सर बिल्कुल दे रखी है प्रोडक्ट की। इफ ये आपको दे रखी है 69.91, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल सा 69.91 जूल में। हाँ जूल में। फिर वाटर की, अच्छा वाटर की हो गई। हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है? ये आपको दे रखी है 130। हाइड्रोजन की है किसी और की? हाँ हाइड्रोजन की 130.684। इसमें ऐड कर दूंगा मैं ऑक्सीजन की, बट ऑलवेज रिमेंबर आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो डेल्टा एस नॉट जो है हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। क्या आप फिर इसको सॉल्व करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। और आप देखेंगे मेरे हिसाब से आंसर शायद नेगेटिव आएगा, और आना भी चाहिए क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है सर। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो आप, ये गैस है, गैस है, गैस से आप लिक्विड बना रहे हो तो एंट्रोपी तो आप डिक्रीज कर ही रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर नेगेटिव आएगा। इसमें भी आप बता दीजिए कि यार आंसर इसीलिए नेगेटिव आया क्योंकि आपने एंट्रोपी डिक्रीज कर दी, रैंडमनेस डिक्रीज कर दी है। नेक्स्ट आते हैं अपने एक न्यूमेरिकल पर। बढ़िया सवाल दिखने में तो लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। सो क्या करेंगे इस पे, किस तरीके से अप्रोच करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। 1 मोल लिक्विड है पानी का, टेम्परेचर आपको दे रखा है, और एट दी एंड प्रेशर इन्होंने हमेशा कांस्टेंट रखा है थ्रू आउट। ठीक है सर बिल्कुल। क्या करें हम? तो सर सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए, 1 मोल पानी है, इसको आपने एट दी एंड पहले तो गैस में कन्वर्ट कर दिया, इतनी दूर दूर ले गया आपने इसको डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये प्रोसेस एक बार में? ऑब्वियसली सर नहीं होगा, हमें इसको ब्रेक डाउन करके देन हम अपने इसके आंसर तक पहुंचेंगे। सबको पता है, ये बात समझ में आ रही है? सर आ रही है। तो करेंगे क्या, होता रहा उसका मैप बनाते हैं। मैं मोल वोल नहीं लिख रहा, सिर्फ वाटर लिक्विड है, लिक्विड लिख देता हूँ चलो। उसका टेम्परेचर है 293 केल्विन। क्या इस टेम्परेचर पर लिक्विड होगा? सर बिल्कुल होगा। मुझे अगर इसको गैस में कन्वर्ट करना है, मुझे यदि इसको गैस में कन्वर्ट करना है तो कर सकता हूँ बिल्कुल। उससे पहले मुझे इसको कहाँ लेके जाना होगा? सर 373 केल्विन पर। क्या ये बात सभी को समझ में आई या नहीं? बताओ मुझे, क्या ये बात समझ में आई? सर बिल्कुल आ गई। अब मुझे अगर इसको गैस में कन्वर्ट करना है तब मैं इसको कर सकता हूँ एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली, जहां पर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट तक ले आया। अब मुझे इस गैस को लेके जाना है 573 केल्विन तक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हम इसको ले जा सकते हैं 523 केल्विन तक। सॉरी, क्या 4 स्टेप में हमने ब्रेक डाउन कर लिया? इसको डेल्टा S1 बोल दूं, इसको डेल्टा S2 बोल दूं, इसको डेल्टा S3 बोल दूं? सर बिल्कुल बोल दी, क्यों नहीं बोल सकते? क्या डेल्टा S1 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं NCP ln T2 by T1 वाले फॉर्मूला से? सर बिल्कुल लगा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल 1, तो N
एक आ गया। सीपीएम आपको वाटर की दे रखी है सर, दे रखी है, तो 75.312 NCPM इंटू LN T2/T1। T2 इज 373/293। क्या ये चीज सभी को समझ में आई सर? बिल्कुल आ गई। और इसकी वैल्यू जो मेरे कैलकुलेटर में आ रही है वो आ रही है लगभग लगभग इतनी, जूल पर केल्विन। ठीक है, अब ये हो गई। डेल्टा S2 बताओ कैसे निकलेगा सर? यहाँ पे जो है ना आप फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका निकलेगा डेल्टा H वेप बटे टेम्परेचर। डेल्टा H वेप कितनी दे रखी है आपको? कहाँ है? ये दे रखी है, ये दे रखी है ना आपको, दैट इज योर, नहीं ये थोड़ी डेल्टा H वेप, अच्छा ये सॉरी सॉरी सॉरी, डेल्टा H वेप आपको ये दे रखी है 40.668 किलो जूल में रहने दूं, नहीं जूल में कर देता हूँ ना, 10⁻³ डिवाइड बाय 373, तो ये आपकी आएगी लगभग लगभग 109.07 जूल पर केल्विन। डेल्टा S3 है सॉरी है, ये कैसे निकालेंगे सर? अब तो गैस के बारे में, NCPLN T2/T1 NCPLN T2/C1 सर, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोसेस क्या है? आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में हम यही चीज यूज करेंगे। तो करते हैं NCPLN T2/T1। N कितना है? अगेन एक है। CP कितनी दे रखी है? गैस की चाहिए, बट आप ध्यान से देखिए, वैल्यू पुट करने में कभी आप गलती करते हैं। CPLN T2 कितना है? 523। T1 कितना है? 373। और इसकी वैल्यू आई थिंक जो मेरे कैलकुलेटर में आ रही है दैट इज 12.16 जूल पर केल्विन। फाइनली आप डेल्टा S को डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा 3 से क्या निकाल सकते हैं सर? क्यों नहीं निकाल सकते? क्या आएगा फाइनली? लगभग लगभग ये आ रहा है 139 बोलते हैं, 39.39 जूल पर केल्विन। समझ में आया सबको? आसान था सवाल? यस सर ये तो आसान था, कोई बहुत ज्यादा इसमें जो है वो रॉकेट साइंस वगैरह नहीं लगाई थी, सिंपल सा था, कर रखा है ऐसे सवाल हमने। रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर आइडियल प्रोसेस एंड कैन नॉट बी कैरीड आउट इन प्रैक्टिस। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल प्रोसेस बोलते हैं। और वो क्या आइडियल है? तो इसका मतलब क्या, आइडियलिटी क्या अचीव हो सकती है? नो सर, आइडियलिटी ऐसे तो अचीव नहीं हो सकती, वो जो है काफी ज्यादा हमारी मुश्किल होती है। तो रियलिटी बेसिकली अलग होती है, आइडियलिटी हमारे पास अलग है, दोनों चीजें जो है वो लगभग लगभग अलग। तो आइडियल प्रोसेस और रियल प्रोसेस ऐसा ही समझ लीजिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में भी। रिवर्सिबल का क्या होता है भाई? स्लोली स्लोली इक्विलिब्रियम में मेंटेन रख के सब कुछ करना पड़ता है, 50-100 साल में वो प्रोसेस होगा। इरिवर्सिबल में अचानक हो जाएगा, जो कि नेचुरली भी होता है। हम जो है वैसे आई थिंक बात कर रखी है कि रिवर्सिबल प्रोसेस का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस अचानक होता है, मतलब एक ही झटके में बहुत सारे चेंज हो जाते हैं, तो हम उन चेंजेस को स्टडी नहीं कर पाते, तो हम बड़े इरिवर्सिबल प्रोसेस को छोटे छोटे रिवर्सिबल प्रोसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, उन इंडिविजुअल स्टेप को स्टडी करते हैं, एट द एंड चीजों को ऐड कर देते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है हमें मिल जाता है, तो ये सिग्निफिकेंस होता है। बट नेचुरली ऐसा नहीं होता, और इसके बारे में आई थिंक बात कर रखी है 2023 वाले पेपर में हमने, जहां पे ये पूछा गया था कि आइडियल प्रोसेस नहीं होता, तो आप बताएंगे कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे होते हैं, स्पॉन्टेनिटी कोई अलाउ नहीं होती, कोई डिसिपेटिव फोर्स कम नहीं होता, कि कोई एनर्जी लॉस होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हल्के हल्के सब कुछ चल रहा है, फ्रिक्शन वगैरह का कोई इसमें सिग्निफिकेंस नहीं लिया जाता। तो ये बात आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, 2-3 पॉइंट इसके बारे में लिख दीजिएगा क्यों नहीं होता। बाकी मैंने जो बोला है उसको भी आप अपने वर्ड्स में अपने अल्फाजों में लिख सकते हैं। बाय डेल्टा जी, आप डेल्टा जी को क्यों यूज करते हैं, डेल्टा ए को क्यों यूज नहीं करते फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? इसको समझाऊं तो बहुत इसकी जो मेन चीज है वो ये है, डेल्टा जी अगर लेस देन 0 होगा तो हमारा स्पॉन्टेनियस होता है प्रोसेस, और डेल्टा ए भी होगा तो हो। बट डेल्टा जी क्या होता है सर? यहाँ पर हम कांस्टेंट क्या चीज रखते हैं, ये हम स्टडी करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये स्टडी करते हैं एट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सर बात तो सही कही आपने, तो डिफरेंस कहाँ है सर? डिफरेंस आया सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम है, टेम्परेचर दोनों हम कांस्टेंट ही मानते हैं। सोच के मुझे बताइए, ज्यादातर जो भी प्रोसेस है आप कर रहे हैं अपने घर में ही कर रहे हैं, चलिए मान लीजिए आपके घर में आपने प्रोसेस करी, पानी को आपने बॉईल करा, ऐसे ही सपोज नहीं कर रहा हूँ, क्या प्रेशर होगा सर? एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, तो क्या कांस्टेंट होगा सर? बात तो सही है। तो मैक्सिमम प्रोसेस जो हम स्टडी करते हैं, मैक्सिमम प्रोसेसेस जो हम स्टडी करते हैं ना, वो हम करते हैं कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में। किसकी कंडीशन में? कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में हम उनको मैक्सिमम प्रोसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है सर, एक बात होगी, तो मैक्सिमम जो चीज हम यूज करते हैं वही हम ऑब्वियसली स्पॉन्टेनिटी के लिए भी यूज करेंगे, बिकॉज मैक्सिमम यूज किसका है हमारे पास? कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन होते हैं। अब तो मैंने ये बोलती, मोस्ट केमिकल रिएक्शंस भी जो होती हैं वो भी हम ओपन कंटेनर में करते हैं। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वो भी आप ओपन कंटेनर में करोगे, तो आपका जो पी एक्सटर्नल है वो कांस्टेंट होगा। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर, एक्सटर्नल भी नहीं, बेसिकली खाली पी लिख दीजिए, प्रेशर
कांस्टेंट होता है, सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस। कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन बहुत कम तरीके से यूज करी जाती है, एज सच कोई इतना ज्यादा हम यूज नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम कोई सील्ड कंटेनर वगैरह में यूज करते हैं, हम किसी रिएक्शन को ऐसे सील्ड कंटेनर में जिसकी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है उसमें इतनी ज्यादा हम डेली एवरीडे लाइफ में यूज नहीं करते। तो उसका मतलब आता है हमारी प्रेफरेंस है, समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं प्रेफरेंस और समवॉट इज। तो मेजोरिटी ऑफ केमिकल और फिजिकल जो प्रोसेस होते हैं उनको उनके लिए हमारा जो डेल्टा जी है वो ज्यादा रेलिवेंट बनता है, बिकॉज टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम कांस्टेंट मानते हैं और वही थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है। वेयर एज डेल्टा ए की बात करें तो वो हमने कहीं ना कहीं बात कर देता है जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बारे में बात करें। तो जो जो बोला है अपने शब्दों में आप आराम से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम एक बढ़िया सवाल की तरफ। ये एक अच्छा सवाल है, कैलोरीमेट्री का सवाल है। इस जैसे सवाल आई थिंक लास्ट ये इस वाले उसमें तो मिस हो गए थे, जो थ्योरी लेक्चर था सेकंड लॉ का है ना, हाँ सेकंड लॉ वाले में वहां पर मैंने इस टाइप के सवाल नहीं करा, बट आई थिंक थर्ड लॉ में या पता नहीं लास्ट वाले में एक आध उसका ले लिया था, सिखा दिया था इसका। तो क्या कर रहे हैं, हमारे पास है आइस, कितनी 25 ग्राम आइस लिख देता हूँ, इसको हमने ऐड कर दिया है 150 ग्राम पानी। ठीक है सर, कर दिया, क्या होगा, कुछ तो होगा। और उसका टेम्परेचर देखिए, आइस 0 डिग्री होता है या 273 केल्विन दे रखा है, ये है 360 केल्विन। मिक्स कर दिया, नीचे आ जाएंगे मिक्स होके कुछ हो जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो ये आता है, लोग जनरली मान लेंगे कि ये जो है पानी बन जाएगा, आइस पिघल जाएगी, जो कि होगा भी ऑब्वियसली। बट ऐसा किसने बोला आपसे कि ऐसा ही होगा। यहाँ पे ना आपको वैल्यू थोड़ी अलग दे रखी है कि अगर 25 ग्राम आइस को आपने इतने में मिलाया तब आपका काम हो गया। अगर मास ऑफ आइस बढ़ा दिया ना तो गेम पलट सकता है, हवाएं अपना रुख पलट सकती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आइस है, आइस को मेल्ट होने के लिए क्या होना होगा सर, 25 ग्राम आइस को मेल्ट होने के लिए अगर इसको वाटर में कन्वर्ट होना है तो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगी। वो हीट कहां से आएगी सर, ऑब्वियसली वाटर देगा, वाटर देगा। सबसे पहले हमें जब भी पता लगाना हो ना इस क्वेश्चन को अप्रोच के, यार सारी आइस मेल्ट हुई या नहीं, तो आप अज्यूम कर लीजिए सब कुछ 0 केल्विन तक आपको, सॉरी 0 डिग्री तक आप ले जाइए। सर मतलब क्या, आप मान लीजिए कि सारी आइस अगर मेल्ट होगी तो उसको कुछ हीट चाहिए होगी, तो क्या वो हीट मिल भी रही है या नहीं। तो वो क्या होगा, अगर एक काम कीजिए, मान रहा हूं मैं कि आइस और वाटर को मैंने मिक्स करा और इन सच अ वे मिक्स करा कि सारी आइस मेल्ट हो गई, तो मैं बोल सकता हूँ कि वाटर जो था, जो हाई डिग्री ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर हाई था, उसने इतनी हीट रिलीज करी कि आइस आइस ने उतनी हीट गेन कर ली और वो 0 केल्विन पर आ गई। बोल सकता हूँ, या सॉरी 0 केल्विन क्यों निकल रहा है यार, मैं 0 डिग्री सेल्सियस, थर्ड लॉ नहीं पढ़ा क्या मैंने, 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गई। बात समझ में आएगी, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं मुझे अगर पता लगाना है कि आइस मेल्ट हुई या नहीं, सबसे पहला मेरा फर्ज ये है, सबसे पहला टास्क ये होगा कि आइस मेल्ट हुई या नहीं। तो वो मैं पता लगाऊंगा कि आइस को कितनी हीट चाहिए, और जितनी हीट आइस को चाहिए क्या पानी ने वो दी या नहीं, सबसे पहली। अब आइए ध्यान से, आइस को अगर मुझे मेल्ट करना है तो क्या हीट होगी सर, आपको आइस को मेल्ट करना है तो आप सिंपल कर दीजिए, मोल्स ऑफ आइस इनटू डेल्टा एच, फ्यूजन आपको दे रखी है, पर मोल दे रखी है, तो मैं उसको मोल से मल्टीप्लाई करूंगा। ये आपको फ्यूजन क्या होती है, ऑब्वियसली सर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब लिक्विड से, सॉरी सॉलिड से उसमें कन्वर्ट होने की। तो आप निकाल लीजिए जितना नंबर ऑफ मोल्स है, 25/18 इंटू 6.0095 किलो जूल में आएगी। तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आ रहा है, आपको अगर इतनी हीट मिल गई, अगर आपको इतनी हीट मिल गई तो काम हो जाएगा, इतनी हीट चाहिए आइस को मेल्ट करने की। अब मैं मान रहा हूं कि वाटर 360 से 273 पर आ गया होगा, मान रहा हूं अगर आ गया होगा तो इसने कुछ हीट रिलीज करी होगी, सर बिल्कुल करी होगी, ऑब्वियसली ठंडा हो रहा है। उस हीट को जरा निकालेंगे तो सर हीट मेल्टिंग के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, जो आप बोल दीजिए क्यू, क्या कैसे लिखें, इसको लिख देता हूँ हीट रिलीज बाय वाटर, कितनी होगी सर, वो होगी नंबर ऑफ मोल्स पानी के, मतलब 150/18 इंटू सीपी, मोल में दे रखे हैं तभी मैंने मोल लिया, इंटू डी टी, दैट इज टेम्परेचर को डिफरेंस, दैट इज कितना आ जाएगा 360 माइनस, तो 13 है ना, तो 87 आ जाएगा। तो जब इस वैल्यू को आप निकालेंगे, आई थिंक प्रोबेबली ये आ रही है 54.60 किलो जूल। मुझे बताइए अगर पानी ने इतनी ज्यादा हीट दे दी, अब ध्यान से सोचिए, सोचिए एकदम से, आपने पानी और आइस को मिक्स करा, आपने अब देखा कि आइस को ना इतनी हीट चाहिए थी, इतनी हीट, हीट का मतलब पता है ना क्या हो रहा है, हीट क्या करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो आपने उसको पानी में मिक्स कर दिया, ऑब्वियसली यहाँ से हीट मिली, अब इसको कुछ हीट मिली। पानी के अंदर कितनी एबिलिटी है हीट देने की, सर पानी को अगर आपको आइस को मेल्ट करना है ना तो वो 54.60 किलो जूल की तक की हीट दे सकता है, पानी में इतनी एबिलिटी है। मान लेते हैं पानी ने सारी हीट दे दी। अब पानी ने सारी हीट दे दी तो सबसे पहले आइस को कितनी चाहिए थी, 8.35, आइस ने इतनी हीट ले ली। अब ध्यान से देखिएगा, कहानी सुनिएगा, 54.60 आपको हीट पानी ने दे दी, उसमें से आपकी आइस कितनी ले गई सर, इतनी ले गई, कुछ वैल्यू आएगी, हाँ मान रहा हूं मैं ऐसे ही, मतलब राउंड फिगर लिख रहा हूँ, 54, ये 46 हो गया मान लीजिए ऐसे।
मेरे पास 46 किलो जूल हीट अभी तक बची है। इस हीट का करूंगा क्या, मुझे ये बता दो, क्या कर सकता हूँ इस हीट का? सर क्या हुआ, आपने आइस ली, ठंडी थी, उसको आपने सारा का सारा मेल्ट कर दिया, सारा का सारा पानी बन गया, जो पानी था वो तो पानी बना ही रहा। अब आपने जो इनका डिफरेंस निकाला, आपने देखा कि यार इतने से तो काम हो जाएगा, मतलब इतनी से बहुत ज्यादा काम नहीं बल्कि ज्यादा ही हो जाएगा, ओवर ही हमारे पास। तो अब क्या होगा, हीट का काम क्या होगा? अभी टेम्परेचर ध्यान रखिए, मैंने माना है 273, माना है नहीं माना है। तो अब जैसे ही पानी सारी हीट दे देगा आइस को, कुछ बच गई हीट, वो हीट यूज होगी टेम्परेचर बढ़ाने में सिस्टम का, वो हीट यूज होगी टेम्परेचर बढ़ाने में सिस्टम का। तो आप, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और अप्रोच बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर ही लगा दें कितना टेम्परेचर बढ़ा होगा, दैट इज और एनसीपी डेल्टा टी करके, सॉरी एन नहीं, हाँ एनसीपी, दैट इज 175/18 इंटू सीपी आप ले लीजिए वाटर की, इंटू डेल्टा टी यहाँ पे ध्यान रखिएगा 273 से 360। तो आपको नहीं सॉरी टू, क्या बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, एनसीपी डेल्टा टी इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, आपने ये माना। इस तरीके से आप फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फाइनल स्टेट हमें पता लग गई, फाइनल स्टेट पता लग गई कि हमारी आइस है, क्योंकि हीट जो है वो पानी ज्यादा दे देगा। अब ध्यान से सोचिए दूसरा तरीका, अब हमें पता लग गया है हीट मेल्ट हो गई, तो इस वाले प्रोसेस को आप भूल जाइए अगर आप चाहें। अब हमें पता है सारी हीट आइस जो है वो मेल्ट हो चुकी है, सारी आइस मेल्ट हो चुकी है, ये सभी को पता है सर, बिल्कुल पता है। उसके लिए हमें सबसे पहले तो फाइनल टेम्परेचर को कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए हमें फाइनल टेम्परेचर को कैलकुलेट करना होगा। तो जो हमारे पास आइस थी, उसने क्या करा, सर आइस थी इनिशियली वो मेल्ट हो गई, क्या मेल्ट होने के बाद वो इतनी रही? नहीं सर, आफ्टर जब वो मेल्ट हो गई, उसके बाद मेल्ट होने के बाद एक चेंज आया। क्या चेंज आया? कि वो जो आइस थी, अब उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, कुछ टी फाइनल तक पहुंच गया होगा, तो वहां पर जो है वो उसने और हीट ले ली। तो आइस को कितनी हीट मिली? इतनी हीट मिली। अब जो वाटर है, उसने कितनी हीट रिलीज करी? तो वाटर कहेगा कि भाई मेरे पास था, नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लेंगे वाटर के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी विल बी 360 माइनस टी फाइनल। क्या ये बात समझ में? दोनों को सिंपल इक्वेट कर दीजिए, इसको इससे इक्वेट कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पता है, डेल्टा एच फ्यूजन पता है, आइस के लिए भी वाटर के लिए भी सभी कुछ वैल्यू पता है। एट द एंड आप आएंगे तो आई थिंक टी फाइनल आपका जो आएगा वो लगभग लगभग 336 केल्विन आएगा। और ये लॉजिकल बात भी कि आप कोई ठंडी चीज को किसी गर्म चीज में मिला रहे हैं तो बीच का कुछ ना कुछ टेम्परेचर आएगा, 273 से कम नहीं आएगा, 360 से ज्यादा नहीं आएगा, कुछ कुछ ना कुछ बीच का टेम्परेचर आएगा। तो यही आप, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन वैसे भी कर रखे हैं अपने उसमें, क्या था वो, जो हमारी थ्योरी लगती थी। अब हमें निकालनी है डेल्टा एस की वैल्यू इस प्रोसेस में, तो वो कैसे निकालेंगे? क्या क्या हुआ यहाँ पर सर? दो तीन चीजें हुई हैं। एक चीज ये हुई है, सबसे पहले आइस जो है वो मेल्ट हुई है, तो आप सबसे पहले बोलेंगे आइस जो है वो मेल्ट हुई है, उसको आप डेल्टा एस में बोल दीजिए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू डेल्टा एस फ्यूजन, आपकी हीट हो जाएगी। आप डिवाइड कर दीजिए उसको टेम्परेचर से, दैट इज जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट हुआ है, वैल्यूज पुट कर देंगे। आपकी वैल्यू आ रही है 23.57 जूल पर केल्विन, डेल्टा एच। अब जो आइस मेल्ट हो गई, वो आइस आपकी कहाँ गई है सर? वो आइस जो है ना एक फाइनल टेम्परेचर तक पहुंच गई। तो वही आइस आपकी जो है वो फाइनल टेम्परेचर तक पहुंची, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स आइस के इंटू सीपी इंटू एल एन, जो टी फाइनल आपने निकाला है 336 लगभग डिवाइड बाई 273, और आपकी वैल्यू ये आएगी लगभग लगभग 21.72 जूल पर केल्विन। ठीक है। फिर आप कहेंगे जो पानी था अब उसका टेम्परेचर जो है वो कम हुआ है, पानी तो जा उसका टेम्परेचर कम हुआ है, तो आप बोलेंगे पानी के नंबर ऑफ मोल्स, इसको ध्यान रखिएगा वाटर के रखना है, इंटू पानी की सीपी इंटू एल एन, T2/T1। यहाँ T2 क्या होगा सोच के बताइए सर, T2 तो फाइनल ही है, दैट इज 336/360। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी एंट्रोपी नेगेटिव आ रही होगी लगभग 0.0 नहीं सॉरी -43.10 आ रही है। और एट द एंड आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्या एंट्रोपी चेंज रहा, डेल्टा एस, तीनों डेल्टा एस को ऐड कर दीजिएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो ऐसा नहीं लगा हो। नेक्स्ट बात करनी है हमें, डिड्यूस द एंट्रोपी चेंजेस ऑफ एन आइडियल गैस इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करें एंट्रोपी क्या होती है, बोल दीजिए डी एस बराबर डी क्यू बाई टी। रिवर्सिबल प्रोसेस में डी क्यू जीरो होता है, डी एस आ गया जीरो, खत्म, पहली चीज तो देखते ही खत्म हो गई। हो गया डिराइव सर, हो गया। अब बात करते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले मुझे बताइए जो एंट्रोपी है, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन? सर एंट्रोपी आपकी है पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन पक्का? सर नहीं, स्टेट फंक्शन है बेटा, स्टेट फंक्शन है, ध्यान से। तो ऐसे हाँ में मत मिलाया करो। एंट्रोपी जो है वो आपकी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करती है। तो एंट्रोपी क्या है? आपकी स्टेट फंक्शन है। ठीक है। तो अब स्टेट फंक्शन होने का ध्यान रखिएगा क्या सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि आप उसको एंट्रोपी
के लिए आपने एक प्रोसेस करा, वो मान लीजिए ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, ए से बी जाने के लिए ये आपने इरिवर्सिबल पाथ चुना, और ये आपने मान लीजिए एक रिवर्सिबल पाथ चुना। ऐसे ही मैं हाइपोथेटिकली लिखा, क्या एंट्रोपी चेंज सेम आएगा या अलग आएगा? सर बात तो आपने लॉजिकल करी है। इसका मतलब ये है जितने भी स्ट्रेट फंक्शन होते हैं, आप रिवर्सिबली जाओ या रिवर्सिबली जाओ, उनका आंसर, उनका चेंज सेम रहेगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सेम रहेगा, सही बोला आपने कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो चाहे रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो, दोनों में एंट्रोपी चेंज इज गोइंग टू बी सेम ओनली। क्या ये बात सभी को समझ में आई? बोलिए यस और नो। सर बिल्कुल अच्छे से, बेहतरीन तरीके से ये चीज समझ में आ गई है। तो आइए जरा इसको देखें। तो सबसे पहले आइए यहाँ से शुरू करते हैं। डी यू बराबर डी क्यू प्लस टी डब्ल्यू, आंसर आपका यहीं से आ जाएगा। कैसे आएगा सर? क्या निकालना है आपको? डीएस निकालना है। डीएस क्या होता है? डी क्यू बाई टी होता है। आओ जरा डी क्यू की वैल्यू यहां से निकालो मेरे साथ। तो आप बोलेंगे सर डी यू तो जीरो है। बिल्कुल बेटा, तो डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू आ गया। हाँ सर, क्योंकि क्या है, आइसोथर्मल है, तो डी क्यू को बोल दीजिएगा माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। क्या हमने, अगर आप इसको मान लीजिए इंटीग्रेट वगैरह पूरा कर दीजिए, आप इसको प्रॉपरली इंटीग्रेट कर दें और आप हीट की वैल्यू निकाल लें, और आप निकाल लें कि आपका जो है वर्क डन कितना आ रहा है, दैट इज माइनस डब्ल्यू। क्या इसका फॉर्मूला सभी को याद है? सर याद तो है, बट एक बार डिराइव करा दें। मेरा कितनी बार डिराइव कराओगे? देखो जरा यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे? माइनस पी एक्सटर्नल, माइनस पी एक्सटर्नल लिखो। वर्क डन नहीं बता रहा हूँ, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी, जो कि आप लिख सकते हैं जिसको माइनस पी इंटरनल के ब्यूगल, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। डीवी को आप लिख सकते हैं क्या, सॉरी डीवी को नहीं, डीवी को तो आप डीवी लिखेंगे, डीवी लिखेंगे। पी इंटरनल मतलब प्रेशर ऑफ गैस, दैट विल बी एनआरटी बाई वी। खत्म, हो गया भाई, हो गया बस। कर दीजिए इंटीग्रेट। माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन आपका आ जाता है वर्क डन का फॉर्मूला। ये वर्क डन आया, आपको क्यों निकालना है, इसका नेगेटिव कर दीजिए तो आपका आ जाएगा एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। एंट्रोपी निकालनी है तो डेल्टा एस बराबर डी क्यू या फिर क्यू बटे टी, रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, आपको दोनों को सेम लेना है। तो इससे ये चला जाएगा आपका एन आर एल एन वी टू बाई वी वन आ गया। खत्म। क्या है, डेरिवेशन में मजा आया? क्या एक नई चीज सीखी आज आपने कि एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में सेम होगा? यस, आई होप बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से इसमें मजा आएगा। तो आइसोथर्मल हो चाहे एडियाबैटिक हो, चाहे आइसोबारिक हो, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल, तो मतलब इन द सेंस कि आइसोबारिक रिवर्सिबल या आइसोबारिक इरिवर्सिबल, दोनों का आंसर सेम होगा एंट्रोपी चेंज का। आइसोबारिक सॉरी आइसोकोरिक रिवर्सिबल हो या आइसोकोरिक इरिवर्सिबल हो, दोनों का आंसर सेम होगा इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज। आई होप मजा आया होगा। नेक्स्ट, देयर इज अ न्यूमेरिकल विच इज सेइंग कि 1 मोल आइडियल गैस का है, ठीक है भैया, आपने उसको आइसोथर्मली एक्सपेंड करा। बढ़िया बात है, इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? तो आओ जरा टेम्परेचर हाथ के हाथ लिखो, 300 केल्विन, अंटिल इट्स वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड। आप थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, डीओ के पेपर से आपको बताइए क्वालिटी क्या होती है। अंटिल आपने जो है वो V1 को अगर V माना है ना, तो आपको V2 को 3V मानना होगा। क्या सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? सर बिल्कुल रखते हैं। तो ट्रिपल कर दी। डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करिए, डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करिए अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट, आपने जो एक्सपेंशन है उसको आपने रिवर्सिबली कराया, मतलब स्लोली 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 कराया है। अब ध्यान से देखिए, तो अगर स्लोली स्लोली कराया तो डेल्टा सिस्टम इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल क्या अभी अभी निकाला? सर बिल्कुल निकाल लिया। एनआरएलएन वी टू बाई वी वन, एनआरएलएन वी टू बाई वी वन निकाले। तो एन की वैल्यू क्या है सर? एन है आपका, नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं 1 मोल, आर 8.314, और एल एन आपका 3 आ जाएगा। एल एन बेसिकली 3V बटे वी, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया? यहाँ से आपने आराम से सिस्टम के लिए निकाल लिया या नहीं निकाल लिया? सर बिल्कुल निकाल लिया। तो यहाँ नेगेटिव वेगेटिव का साइन तो नहीं आएगा? एक बार मैं चेक कर लूँ सिस्टम का। हाँ ये आपका, तो आराम से आपने सबसे पहले सिस्टम के लिए निकाल लिया, दैट विल बी योर 9.314 आएगा लगभग, 9.13 सॉरी। एल एन थ्री की वैल्यू क्या होगी? हाँ 1 से बड़ी होगी ना, एल एन थ्री 1 से बड़ा होगा, ध्यान रखना। ई क्योंकि 2.73 लगभग होती है ना, तो ये आपकी 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, ये जूल पर केल्विन। अब सिस्टम निकल गया, तो क्या सराउंडिंग भी निकल सकता है? सर बिल्कुल निकल सकता है। क्यों निकल सकता है? क्योंकि जो डेल्टा आपने रिवर्सिबली करा है, मतलब स्लोली 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 करा है, तो आप जब भी बात करेंगे रिवर्सिबल के टाइम पे, आपकी जो क्यू रिवर्सिबल होती है वो आप बेसिकली ले रहे हैं, हल्के हल्के आप हीट ले रहे हैं, हल्के हल्के आप हीट रिलीज कर रहे हैं, चाहे ले रहे हैं चाहे रिलीज कर रहे हैं, और कहाँ से कहाँ ही रिलीज कर रहे हैं? सराउंडिंग में ही कर रहे हैं। तो आपका डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो सिंपल नेगेटिव आता है डेल्टा एस सिस्टम के इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप सिंपल सा लिख दीजिएगा -9.13 किलो जूल पर केल्विन। क्या है, समझ में आया? और अगर आपसे पूछा जाए डेल्टा एस टोटल, तो आप 0 कर देंगे। सेकंड चीज, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? आपने जो है वो खुला छोड़ दिया, खुद ही खुद ना कुछ होता रहेगा, कुछ नहीं आपने करा। तो बेसिकली इसमें ये होता है, आपने आपका एक्सटर्नल प्रेशर आपने 0 कर दिया। आप इसमें क्या करते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर को आप 0 कर देते हैं, ये होता है इसमें।
ठीक है। तो अब एक्सटर्नल आपने क्या करा, एक तो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है और आपने एक्सटर्नल प्रेशर को जीरो कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, आपने फ्रीली छोड़ दिया, एकदम एक्सपैंड कर दिया। तो डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू मुझे बताइए सेम रहेगी अलग होगी? सर आइसोथर्मल तो है ना, चाहे रिवर्सिबल हो कैसे भी कर लो, डेल्टा एस सिस्टम तो सेम ही रहेगा, क्या नहीं बोलिए, यस होगा सर, बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है। अब फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा। फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि आपका जो है वो वर्क जीरो और आपकी जो हीट है वो भी जीरो, मतलब नो हीट इज एक्सचेंज, कोई भी हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रही है विद दी सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। तो अगर कोई भी हीट या वो बीच में वो नहीं हो रही, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, एक्सचेंज। तो अगर मैं क्यू इरिवर्सिबल बाय टी बोलूं तो क्या मैं इसको जीरो नहीं बोल सकता? सर बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो इसी वजह से आप लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा एस जीरो आएगा, तो इंडिकेट कर रहा है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपकी जो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। और ध्यान रखिएगा इरिवर्सिबल में क्या हुआ है, इरिवर्सिबल में और फ्री एक्सपेंशन था, फ्री एक्सपेंशन में मतलब आपने जो है कोई वर्क डन नहीं कर रहे, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये बात होती है आइसोथर्मल की। तो ध्यान से देखिए, अगर आपका डेल्टा यू पहले ही जीरो था, ध्यान से सुनिएगा बात, डेल्टा यू जीरो था, मैंने फ्री एक्सपेंशन की लगा दी, ये जीरो हो गया, तो क्यू क्या होगा, जीरो, खत्म। तो किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन की केस में हम ये होगा। तो आई होप फ्री एक्सपेंशन का केस समझ में आऊँ। देन हेल्महोल्ट्ज फ्री फंक्शन, ये आप देख सकते हैं, इज रेफर टू एज अ वर्क फंक्शन, नीचे वाला बाद में करेंगे। ये हमने बात करी थी कहाँ पर, 2024 के पेपर में आप देख सकते हैं। तो रिपीटेड सवाल आपको नजर अब आ रहे होंगे कि हाँ 2024 में रिपीटेड सवाल आए हैं, 2023 में बिल्कुल रिपीटेड सवाल आए हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं यार, मतलब बहुत ज्यादा इसमें बात करी थी। वैसे बेकार सा ही थोड़ा सा सवाल था, थ्योरेटिकल टाइप का था, तो मैंने इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ देख लीजिएगा, डेफिनेशन लिख दीजिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है एंड ऑल, ये सब आप कहानी लिख दीजिएगा। आई डोंट थिंक मुझे इसमें बहुत ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है। देन कूलिंग ऑफ एन आइडियल गैस ऑन एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन इज लेस देन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं सर, हम यहाँ पे गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं एडियाबेटिकली, ओके। आइए जरा ग्राफ बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से। कूलिंग का मतलब पता है बेटा, कूलिंग का मतलब यह है, ये बोल रहे हैं फाइनल टेम्परेचर जो है उसमें, मान लो फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा है 300 केल्विन, मान लो ऐसे। तो ये बोल रहे हैं कूलिंग ऑफ एन आइडियल गैस ऑन एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन इज लेस देन दैट। तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल जो है उसमें ज्यादा कूलिंग हो जाती है, मतलब उसका टेम्परेचर आप मान लीजिए 280 केल्विन हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये इस बात को जानना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बताएंगे, हमारा फर्ज है इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पर एक बार देखें क्या है, कूलिंग ऑफ एन आइडियल गैस, सही लिखा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में लेस होती है देन द एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो बेटा क्या ग्राफ एकदम लगभग आइसोथर्मल जैसे मैं बना सकता हूँ, जैसे हम बात कर चुके हैं? सर बिल्कुल बना सकते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने ग्राफ बना दिया, क्या इस बात से सभी लोग इत्तेफाक कर रहे हैं ये रिवर्सिबल का है, और ये रिवर्सिबल का है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, फाइनल वॉल्यूम बढ़ाई है मैंने, हाँ बिल्कुल बढ़ाई है, तो ये मेरा पी एक्सटर्नल हो गया, और यहाँ पर मेरा P1 था, तो ये V1 और ये V2। क्या ये इस बात ग्राफ से किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ग्राफ से हम एकदम जो है वो क्या होते हैं, यूज टू है, ये वाले ग्राफ से, एडियाबैटिक हो चाहे आइसोथर्मल हो, उससे हम यूज टू है। इसको यहाँ पर मैं P1 ले लेता हूँ। क्या हुआ है आप देखिए, सबसे पहले वर्क डन देखिए, सबसे पहले एक चीज देखिए, कूलिंग की बात करनी है ना, तो डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, सब लोग इत्तेफाक रखते हैं, क्या क्यू को जीरो बोल दूं? डेल्टा यू की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बात को समझिएगा, एनसीवी डेल्टा टी क्या बराबर है वर्क डन के, ध्यान से देखिए। अब डेल्टा टी क्या मैं बोल सकता हूँ वर्क डन, इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, सर बिल्कुल बोल सकते हैं। ध्यान से बातों को सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले वर्क डन एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में क्या वर्क हमेशा नेगेटिव आएगा या नहीं? सर हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब या तो -300 -400, हमें पता है ना वर्क डन किसके इक्वल होता है सर, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी के, क्योंकि एक्सपेंशन है, V2 बड़ा है V1 से, तो सर एट दी एंड जो है ये चीज पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर वर्क डन नेगेटिव ही आएगा, इतना हम सभी को पता है। तो वर्क डन ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन आप देखिए, वर्क डन किस बात पर डिपेंड कर रहा है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है, अगर फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, अभी सिर्फ इधर देखिए, अभी साइन वाइन को सब भूल जाइए, अगर फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए 280 है, या रुको अभी थोड़ा सा इसको गेम में बढ़िया से मजे लेता है, ये लिया है ना मैंने, हाँ तो अब देखो, मैं मान रहा हूं मेरा इनिशियल टेम्परेचर है ना वो है 320, फाइनल टेम्परेचर मेरा अब मैंने मान लिया 280, डिफरेंस कितना है, -40 हो जाएगा, तो वर्क डन नेगेटिव आया। अब एक केस लीजिए जिसमें अगेन मैं यही चीज बोल रहा हूँ, इनिशियली मैंने मान लीजिए 320 ही लिया, अब वो हो गया 300, यहाँ पे क्या -20 आया, मुझे बताइए वर्क डन
की वैल्यू कहाँ ज्यादा नेगेटिव होगी? सर वर्क डन की वैल्यू यहाँ ज्यादा नेगेटिव है, मतलब इस वाले केस में वर्क क्या है, ज्यादा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ सर? बिल्कुल। समझ में आ रही है बात? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला एक प्रोसेस है, उसमें मैंने इनिशियल मैंने दोनों में टेम्परेचर सेम माना, अब हम उसको कूल कर रहे हैं। एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें फाइनल टेम्परेचर 280 हो गया, एक में 300 हो गया, तो वर्क डन हमें ये तो पता लग गया, इससे में किसी को कोई डाउट तो नहीं कि वर्क डन को मैं कैसे बोल रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भाई, एन कांस्टेंट, सी भी एक कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी भी क्या है सर? डेल्टा टी मतलब वो तो वेरिएबल है कि फाइनल इनिशियल टेम्परेचर। मैं मान रहा हूँ कि भाई आपने जो एक टेम्परेचर से शुरू करा, आपने एक प्रोसेस में रिवर्सिबल लेके गए, एक को इरिवर्सिबल लेके गए, अब आप बात करने की एक जगह कूलिंग ज्यादा हो, एक जगह कूलिंग कम हुई, तो मैंने हाइपोथेटिकली लेट कर लिया कि 320 से आपने शुरू कर दिया होगा। अब मैंने कहा एक प्रोसेस में अगर आपने एक को कूल कराया ज्यादा और एक को कम कूल करा, तो ऑब्वियसली एक का टेम्परेचर कम होगा, एक का ज्यादा होगा, तो मैंने वही ऐसे ले लिया 280, एक को 300 ले लिया। अब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे -40 है, तो वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली डिपेंड है कहीं ना कहीं डेल्टा टी पर, बोल सकते हैं इस बात को। हाँ, तो फाइनल टेम्परेचर जितना कम होगा, ध्यान से सुनिएगा, फाइनल टेम्परेचर जितना कम होगा, क्योंकि कूलिंग तो होनी है, इतना तय है कूलिंग हो रही है, टी फाइनल हमारे पास ऑलवेज लेस देन होगा टी इनिशियल, ये बात हमारी है हमेशा परफेक्ट बिल्कुल होगी, और ऐसा होता भी है, हमने लेक्चर में बात कर रही है। अब मैं बात करूं, जितना कम टी फाइनल होगा मतलब उतनी ज्यादा कूलिंग, और जितना कम टी फाइनल हुआ उतनी कम कूलिंग हुई, क्या उतना ज्यादा ये डिफरेंस आएगा? समझ में आ रही है ना बात? टी इनिशियल हमेशा बड़ा है, टी फाइनल हमेशा छोटा है। अब मैं टी फाइनल को कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, क्या टी फाइनल जितना कम उतना ज्यादा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और जितना ज्यादा इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या उतना ज्यादा वर्क डन। क्या ये बात सबको समझ में आई? नहीं? तो मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा टी फाइनल कहीं से कम हो गया, अगर मेरा जो टी फाइनल, ध्यान से बात सुनिएगा, टी फाइनल अगर मेरा लेस हुआ, तो वर्क क्या मेरा मोर हो जाएगा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वर्क का मोर हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। तो अब देखिए वर्क डन कहाँ ज्यादा है? सर वर्क डन आपका जो है वो रिवर्सिबल के केस में ज्यादा है। रिवर्सिबल के केस में क्या सभी लोग देख पा रहे हैं इस बात को? वर्क डन ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे वर्क डन ज्यादा है, तो वर्क डन रिवर्सिबल के केस में मोर है। तो अगर यहाँ पर वर्क डन ज्यादा है तो कूलिंग कहाँ ज्यादा होगी? सर यहीं पर कूलिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। समझ आया? बोलिए यस और नो, मजा आया होगा इस बार। कूलिंग गैस की क्या है यहाँ पर ज्यादा होगी, और क्या ऐसा ही है? कूलिंग ऑफ एन आइडियल गैस एडियाबैटिक इरिवर्सिबल की कम है एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल। कूलिंग कहाँ ज्यादा है? रिवर्सिबल में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है समझ में आया? आइए समराइज करें सबको, एक चीजों को एक साथ आपके दिमाग में फिट करो। सभी को पता है एडियाबैटिक का ग्राफ क्या होता है? सर बिल्कुल पता है, देखेंगे आप लोग, ये बेटा मैं बना देता हूँ आपका इसका रिवर्सिबल वाला ग्राफ और इरिवर्सिबल वाला। इरिवर्सिबल क्या है? क्योंकि एक्सपेंशन है, तो ऑब्वियसली आपका जो गैस का प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा। तो वही हमने करा है जो हम सेम वर्क डन इरिवर्सिबल, वर्क डन इरिवर्सिबल इन आइसोथर्मल बात करते हैं, इसमें कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ बन गया। अब मैंने कहा यार आओ जरा इस पे देखो, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, आपने कहा बिल्कुल, मैंने कहा क्यू जीरो, आपने कहा हाँ भाई एडियाबैटिक है तो जीरो ही होगा, कैसी बात करना है आप सर? तो मैंने कहा ठीक है यार ऐसे उससे तो अब मैंने कहा एनसीवी डेल्टा टी, सर बिल्कुल आइडियल गैस है क्यों लिख सकता हूँ सर? आपने तो क्या यहाँ पे डब्ल्यू बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डेल्टा टी के? सर बिल्कुल हो गया। इन्होंने कह दिया कि कूलिंग है, तो इतना हमें पता है इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, फाइनल कम है, ये इस बात है। तो इतना हमें पक्का पता है कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हमेशा नेगेटिव आएगा, और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि एक्सपेंशन है तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। ये बात सबको समझ में आई कि टी फाइनल हमेशा, टी फाइनल कम ही होगा टी इनिशियल से, क्योंकि भाई एक्सपेंशन है और एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। हमारे पास डेल्टा वी जो है वो पॉजिटिव है, वर्क डन नेगेटिव है हमेशा, और अगर वर्क डन को इस फॉर्मूले से नेगेटिव होना है ना, तो सिर्फ उसको वो डेल्टा टी बना सकता है। मोल्स उसको नेगेटिव नेगेटिव मोल ले सकते हो आप, बताऊं मुझे कि -1 मोल ले लिया गैस, किसी गैस का नहीं ले सकते। सी भी आपकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, 3/2 और 5/2 और एक्सेट्रा। डेल्टा टी ही एक आपकी ऐसी चीज है जो आपको आपके वर्क को नेगेटिव बना सकती है, और आपको बनाना है नेगेटिव, आप पर ये कंस्ट्रेंट है, क्योंकि भाई ये बेसिक फॉर्मूला तो ये है ना वर्क डन का, ये बता रहे सिंपल सा नेगेटिव है। तो इसको हम इसके अगेंस्ट छोड़ जाएंगे कि नहीं भाई? क्यों बता रहे हो तुम कैसे बताओगे? हम बताएंगे तुम्हें भाई, वो फॉर्मूला है पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मूला है, प्रॉपर्ली साइन कन्वेंशन के साथ, उससे आप बहस नहीं कर सकते। आप जब आइए अपनी एनालिसिस लगाइए चुपचाप, बस जो बोला गया आपसे वो करिए, आप ज्यादा मतलब फॉर्मूले को थोड़ी बदलने, आप लोग साइंटिस्ट बनिए, यहाँ बैठे क्या करना है अगर आपको फॉर्मूला ही बनाना है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? तो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, इतना पता है कि हमारे पास डेल्टा टी क्या होता है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी हमेशा ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब मैंने बोला टी फाइनल कम है, पक्का पता है। अब मैं कह रहा हूँ जितना ज्यादा कम होगा, क्या उतना डिफरेंस मेरे पास बड़ा आएगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड? बिल्कुल सर आएगा। तो मैंने क्या बोला कि अब ये पूछना है, अगर टी एफ मैंने कम कर दिया, जैसे कि आप 320 था, 320 से एक केस लिया मैंने 280 का, एक केस लिया 320 से 300 का, मैंने दोनों में डिफरेंस निकाल लिया। आपने देखा सर यहाँ पे जो है फाइनल टेम्परेचर ज्यादा कम है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो है कूलिंग ज्यादा है। क्या यहाँ पे कूलिंग ज्यादा है? सर हाँ। अगर कूलिंग ज्यादा है तो वर्क डन क्या आ रहा है? बस इतना बताइए सर। अगर कूलिंग ज्यादा है तो वर्क डन ज्यादा आ रहा है। अगर कूलिंग कम है, अगर कूलिंग कूलिंग जो है वो कम है, तो वर्क क्या आ रहा है? सर वर्क थोड़ा सा कम आ रहा है।
कूलिंग कहाँ पर कम बोली है? सर कूलिंग इन्होंने बोली ही है कि यहाँ पर इस केस में कूलिंग कम है। ऑब्वियसली कौन से केस में? सर दे आर सेइंग कि एडियाबैटिक इरिवर्सिबल के केस में, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में आपकी जो कूलिंग है वो कम है, और एडियाबैटिक रिवर्सिबल के केस में आपकी जो कूलिंग है वो ज्यादा है। और ये चीज हम ग्राफ से ही बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? कि ग्राफ में देखा वर्क डन, और वर्क डन हमने देखा रिवर्सिबल के केस में ज्यादा है। अब मैं ये बात को ना उल्टा करना है, आपको उल्टा एक्सप्लेन करना है। आपने देखा कि वर्क डन रिवर्सिबल वाले में ज्यादा है, आप सिंपल लिखिए वर्क डन रिवर्सिबल में है ज्यादा। अगर वहां पे वर्क डन रिवर्सिबल में ज्यादा है और इन द सेंस मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव, तो आप बोलेंगे डेल्टा टी एफ जो है वो मोर नेगेटिव होगा इन केस ऑफ रिवर्सिबल। और उसको अगर ज्यादा नेगेटिव होना है तो एक चीज तो ये थी, तो इसका मतलब टीएफ को और ज्यादा डिक्रीज कर दो। आप इनिशियल आप बोलेंगे सर दो तरीके ना, इनिशियल बढ़ा दो एक वो कर दो। मैं कहूंगा नहीं यार, आप अगर इनिशियल आप बढ़ा दोगे, आप बिल्कुल बात सही करो, टीएफ माइनस टी इनिशियल है। अगर आपको उसको नेगेटिव ज्यादा बनाना है तो आप टी इनिशियल बना दो। बट भाई आप इनिशियल कंडीशन से आप शुरू कर रहे हो ना, आपको बताना है फाइनली आप कहां पहुंचे। आपने इनिशियल कंडीशन सेम मानी, इनिशियल कंडीशन एक ही है, फाइनली आपको कंडीशन बतानी है, तो आपका मतलब हुआ कि टीएफ आपका और ज्यादा कम होगा। तो जितना ज्यादा वर्क डन उतना डेल्टा टीएफ नेगेटिव, उतना कम फाइनल टेम्परेचर। आई डोंट थिंक अब किसी को कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा। मजा आया? बिल्कुल बढ़िया सवाल था। यस सर बिल्कुल था। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, नेगेटिव एंट्रोपी प्रोसेस है, येट क्या है ये स्पॉन्टेनियसली होता है। ऐसे सवाल हमने कर ही रखे हैं, मतलब इस टाइप के नहीं, बट ये वाले इस कॉन्सेप्ट की क्या पता ये भी हो, मतलब ध्यान नहीं, बट इस टाइप के सवाल बहुत कर रखे हैं अपने 2023 या 2024 वाले लेक्चर में। ये तो हमने बात करी। ध्यान से सुनिएगा, क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? क्रिस्टलाइजेशन बताऊं तो मैं सिंपल प्रोसेस, कोई भी आप लिक्विड है बेसिकली आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड में, और आप उसके क्रिस्टल्स बना रहे हैं। कोई सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है आपके पास, मतलब किस फॉर्म में सर? लिक्विड फॉर्म में। उससे आप उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं, क्रिस्टल बना रहे हैं। मतलब आप बहुत सारी चीजें, आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आप पढ़े होंगे, पोटेशियम वगैरह आप बनाएंगे शायद थर्ड सेमेस्टर में बनाते हैं, है ना? ये सब चीजें आप बनाएंगे थर्ड में, तो आप देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन आप कर रहे होंगे इनऑर्गेनिक में, तो आप सॉल्यूशन को क्रिस्टल्स में बना रहे होंगे। सोच के बता दिए, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जा रहा है, क्या होगा सर? डेल्टा एस डिक्रीज होगा। बट रिएक्शन तो हो रही है, मतलब क्रिस्टल तो बन रहा है, क्रिस्टल बनते हैं भाई, जो जिन चीजों के बनते हैं, तो क्यों हो रहा है भाई ऐसा? फिर आप बोलेंगे कि सर अधूरी नॉलेज मत दिखाइए हमें, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बिल्कुल होता है। देखिए लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज हुई, मतलब डेल्टा एस नेगेटिव, तो उसका मतलब डेल्टा एच में हम कुछ चीज ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, कर रहे हैं, ये लॉजिकली यही है ना, डेल्टा एच में कुछ चीज ऐड कर रहे हैं, तो क्या वो हमेशा पॉजिटिव आएगी? सर डेल्टा एच की तो बात कर ली थोड़ी बहुत, हाँ ये हुई ना बात, डेल्टा एच की अब हमें बात करनी होगी। एंट्रोपी नेगेटिव है, आप लिखेंगे कि जो आपकी स्पॉन्टेनिटी ना, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एंट्रोपी ओनली, इट्स ओनली, इट इज ऑल्सो अबाउट, हाँ इट इज ऑल्सो अबाउट एंथैल्पी चेंज। अब बताइए कोई भी चीज लिक्विड से सॉलिड में जाएगी तो हीट रिलीज अगेन, सर डेल्टा एच जो है वो बेसिकली हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज तो साइन नेगेटिव, तो आप बोलेंगे जो आपकी हीट रिलीज है दैट इज वे मोर ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एच। आप बोलेंगे कि डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू टी डेल्टा एस का, या फिर आप बोलेंगे दिस इज योर मोर नेगेटिव वैल्यू, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, और इट विल ओवरकम द मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस का। टी डेल्टा एस की पॉजिटिविटी को आपको मैं अगर समझाऊं, डेल्टा एच की नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, डेल्टा एच की नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो टी डेल्टा एस की पॉजिटिविटी को ओवरकम कर गई। समझ में आ गई बात? डेल्टा एच की नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि टी डेल्टा एस की जो पॉजिटिविटी है वो उसको ओवरकम कर गई। समझ आया? बोलिए सुनो पता, बस इतना ही आपको समझना था। इसी को आपको लिख दीजिएगा कि डेल्टा जी इज नॉट, सॉरी स्पॉन्टेनिटी इज नॉट जस्ट अबाउट एंट्रोपी ओनली, इट्स again it's also about the enthalpy change. So in crystallization what we are going to observe, obviously के liquid solution या aqueous solution को we are making or converting it into crystal, so obviously the state is being changed from liquid to solid and it will lead to the release of a heat. तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ heat release होती हुई दिखेगी, so that means delta H is going to be positive, sorry negative, and then you will say कि positivity, sorry negativity of delta H is way more देन दी पॉजिटिविटी ऑफ टी डेल्टा। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा और आप आसानी से अपने आंसर को कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई डाउट हो। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो की? ऑब्वियसली सेकंड लॉ का पार्ट 2 ही पूरी कोशिश है उसको अपलोड कर दिया जाएगा। एंड आई होप एग्जाम टाइम आ रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे, और करनी भी चाहिए। अब नहीं तो कब करेंगे? मतलब एग्जाम टाइम में पढ़ाई करना होता है ताकि डिसेंट स्कोर आ जाए। बाकी तो फिर आप सभी को पता है आप लोग क्या करते हैं, जो मजे वजे करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं। बाकी मजे वजे हाँ हमेशा करने चाहिए, बट उसके साथ साथ और भी चीजें करते रहने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मजे मत करिए, 20 सेमेस्टर में भी यही मेरा एक सजेशन रहेगा एज अ बिग ब्रदर। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।